और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अटल जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ मंच पर मां दुर्गा, मां अंबे, मां सरस्वती का पर्याय कन्याएं मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पूजन करते हुए मित्रों, प्रधानमंत्री किसान निधि एक केंद्रीय योजना है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप सभी को संबोधित करेंगे वर्चुअली। इससे पूर्व हमारे अपने पांव वाले भैया, हम सभी के मामा आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर हैं और कुछ ही क्षणों में हम बहुत ही सुनहरे पलों का आनंद यहां लेंगे। मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के पश्चात सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव, भारतीय परंपरा के अनुसार हम स्वागत करते हैं अपने अतिथियों को और अपने अतिथियों को ईश्वर का दर्जा देते हैं। बेहद खुशी का विषय है। हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में सुनहरे पल अधिक से अधिक आए और ये सुनहरे पल ही हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी से मुखातिब होने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी होशंगाबाद नरसिंहपुर सांसद उदय प्रताप सिंह जी एवं विधायक माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी को कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद 2005 से संभालते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर वक्त हर पल प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका स्वागत करते हुए होशंगाबाद सांसद एवं विधायक जी, इन पुष्पों में, इन फूलों में निहित है हमारा ढेर सारा प्यार, हमारी ढेर सारी भावनाएं, हमारा ढेर सारा आदर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इसके पश्चात मैं एक बार फिर उदय प्रताप सिंह जी एवं विधायक विजयपाल सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे बीच में मौजूद आदरणीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करेंगे शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से, पुष्पों से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल जी को, वो आए और माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। श्री माधवदास अग्रवाल जी से अनुरोध है वो आए और वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। मित्रों, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होशंगाबाद जिले में विभिन्न विभागों के 82 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 160 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास उनके करकमलों से होने जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट द्वारा इस पावन एवं शुभ कार्य को अंजाम दें। मैं चाहूंगी कि वो आगे आए और उन तक रिमोट पहुंचाया जाए। आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर है। आपकी नेतृत्व क्षमता के साथ, ये रिमोट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे जो दो बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्रदेश हित एवं विकास के लिए इन कार्यों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। मित्रों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को दी जाने वाली राजस्व सुविधाओं को लेकर एक संक्षिप्त फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में किसान भाइयों की समृद्धि एवं उनके हितों की या उनकी जो भी आधारभूत जरूरतें हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए
और उन्हें जमीनी स्तर पर जो भी मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं उन सभी से निजात दिलवाने के लिए इसमें 2 ऐप्स को दिखाया गया है, सारा ऐप एवं मित्रों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को दी जाने वाली राजस्व सुविधाओं को लेकर एक संक्षिप्त फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में किसान भाइयों की समृद्धि एवं उनके हितों की या उनकी जो भी आधारभूत जरूरतें हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए और उन्हें जमीनी स्तर पर जो भी मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं उन सभी से निजात दिलवाने के लिए इसमें 2 ऐप्स को दिखाया गया है, सारा ऐप एवं किसान ऐप। मैं चाहूंगी कि उस फिल्म को हम स्क्रीन पर दिखाएं और हम सभी उस फिल्म का अवलोकन करें। किसानों की समृद्धि मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में किसानों की प्रगति के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए उन्हें सारी सेवाएं आसानी से एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा MP किसान ऐप बनाया गया है। इससे किसान भाई बहन अब कहीं भी कभी भी बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल पर ही अनेक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गिरदावरी की जानकारी। किसान अपने खेतों में लगाई गई फसलों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इससे फसलों के सही आंकड़ों के साथ किसानों को प्राकृतिक आपदा आने पर उचित राहत राशि भी मिल सकेगी। फसल स्वघोषणा एवं दावा आपत्ति। फसलों की सही जानकारी रहने से कृषि ऋण लेने और कृषि बीमा में भी मदद मिलेगी और किसान यह पाते हैं कि गिरदावरी में दर्ज जानकारी गलत है तो वे दावा आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ई उपार्जन पंजीयन। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ई उपार्जन के लिए पंजीयन बिना कागज जमा किए कर सकते हैं। खसरा खतौनी की प्रतिलिपि। इधर उधर जाने की परेशानी से मुक्ति पाते हुए किसान बंधु कभी भी खसरा खतौनी के दस्तावेज एप्लीकेशन से अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। जमीन का सीमा मापन। प्रदेश में कहीं भी जमीन की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकती है। इस सुविधा से खसरे के भूमि स्वामी रकबा और नक्शे पर खसरे की स्थिति ऐप पर सीधे देख सकते हैं। मौसम की जानकारी। अब किसान ऐप पर ही मौसम की सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में स्वामित्व योजना से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे कर संपत्ति का मालिकाना हक भी दिलाया जा रहा है। शासन द्वारा कृषि संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी और आसान बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों के फसल क्षति, सीमांकन, नामांतरण की सूचना और डायवर्जन जैसे कार्य मोबाइल पर ही हो रहे हैं। MP किसान ऐप किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप सभी देख सकते हैं इस फिल्म में किस तरह से बताया गया कि किसान बंधु किस तरह से सारा ऐप एवं किसान ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय VD शर्मा सांसद खजुराहो को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय VD शर्मा जी। माननीय सांसद महोदय जी से अनुरोध है कि वो आए और अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। माननीय सांसद जी। भारत माता की। कोरोना और कांग्रेस एक साथ शुरू हुई थी, उस संकट से मुक्ति मामा ने दिलवाई है। पहली बार हमारे इस बाबई की धरती पर, मां नर्मदा की धरती पर पधारे हैं। जरा एक बार जोरदार तरीके से भारत माता की। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे जननायक का लंबे समय के बाद बाबई की धरती पर, होशंगाबाद की धरती पर पधारे हैं। कांग्रेस से मुक्त कराकर आपकी सेवा करने के लिए फिर से उन्होंने बीड़ा उठाया है, हमारे बीच में आए हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बंधुओं, हम सब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आज यहां हृदय से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच विशेष रूप से कृपा पूर्वक पधारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद आदरणीय BD शर्मा जी, हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे आग्रह करेंगे जोरदार तालियां बजाकर माननीय BD शर्मा जी का स्वागत करें।
हमारे बीच विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक लगातार 3-4 दिन से जो परिश्रम कर रहे थे, ऐसे आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय बाबू सरताज सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान इस कार्यक्रम को आपके कारण श्रृंगार मिला। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, हमेशा की तरह हर बार सौगात लेकर आते हैं। आज पुनः हम होशंगाबाद की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे आगे आने वाले वर्षों बरस इसी तरह गरीबों के, किसानों के, माताओं बहनों के, इस प्रदेश के कल्याण के लिए हमारा जननायक काम करते रहे। ऐसी मां नर्मदा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। मित्रों, जैसा कि सांसद महोदय ने बताया, तो आप सभी को ये जरूर बता दूं मैं कि आज तक का जो कुल 5 किश्तों में जो आवंटन, जो राशि जानी थी किसान बंधुओं के खाते में, उसमें जिले के किसानों को आज तक 78,719 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और वो राशि है 15.74 करोड़ रुपए। जो होशंगाबाद जिले की जो डेटा है वो ये आ चुकी है। यूं तो देश के सभी किसानों को ये लाभ मिलने जा रहा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पबद्ध होने के नाते। जी, मैं अब वीडी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। आज इस सुशासन दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और केवल भारत नहीं, दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश के किसानों को, जनमानस को आज संबोधित करेंगे। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, और अगर हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहें कि गरीबों के मसीहा के तौर पर अगर किसी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीताशरण शर्मा जी, अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विजयपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सरताज सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी और इस नगर पालिका परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री ओम उपाध्याय जी, सभी यहां पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि और इस अवसर पर बाबई के इस कार्यक्रम में आज हजारों की संख्या में उपस्थित किसान भाइयों, नागरिक बहनों और बंधुओं, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज सुशासन दिवस के तौर पर आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को जो मनाती है, आज हमको बड़े बृहद तौर पर पूरे देश के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज हम सब लोगों को इस बात के लिए सुशासन दिवस पर आज इस देश के अंदर 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ राशि का हस्तांतरण करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, इस अवसर पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और देश के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे
तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और मित्रों, आज हमको गर्व है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 साल पूरे होने के बाद इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हम सबको गर्व है, केवल गरीब नहीं, किसान, गरीब, माताएं, बहनें, नौजवानों के लिए आज देश के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, शायद मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज अटल जी के इस जन्म जयंती पर हम केवल सुशासन दिवस नाम नहीं है, सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते। पहले की सरकार नहीं, उन्होंने केवल गरीबी हटाएंगे और जिंदगी भर सरकारें निकल गई, लेकिन कभी गरीबों की गरीबी हटाने का काम वो नहीं कर पाई थी। लेकिन मित्रों, मुझे आज के इस अवसर पर कहने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। और आज मुझे गर्व है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार पर, आज जिनके सुशासन दिवस के अवसर पर जिनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन विचारों के आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब इस देश के अंदर झोंपड़ी में नहीं रहेगा। और आज हम गर्व से कह सकें, प्रधानमंत्री आवास योजना उस विचार के आधार पर निकलती है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की योजना के आधार पर उन्होंने जो विचार दिया, आज उस विचार पर इस देश के अंदर कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। 3 करोड़ से ऊपर परिवारों को आज प्रधानमंत्री आवास में उनको घर दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम देश के अंदर प्रधानमंत्री ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिस प्रकार से आज देश के अंदर माताएं, बहना, गरीब लोग जो धुएं से पीड़ित होकर के बीमार होते थे, गैस कनेक्शन लेने के लिए सिफारिशें लगा करती थी। लेकिन मित्रों, हमें गर्व है इस बात का पूरे देश के अंदर। लेकिन एक बात कहना मैं जरूर समझता हूं मित्रों, जो इस बड़ी संख्या में आज हमारे किसान बंधु और इस क्षेत्र के नागरिक बंधु यहां पर एकत्रित हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुशासन अटल जी की जयंती पर केवल कहने के लिए नहीं है। चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, हमने गुड गवर्नेंस देने के लिए जमीन में उतर करके योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच गए हैं। एक समय तक देश के प्रधानमंत्री कहते थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि 1 रुपया हम गरीबों को भेजते हैं तो जमीन पर गरीब तक पहुंचते पहुंचते 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और 15 पैसे उस गरीब तक पहुंचता है। लेकिन मुझे गर्व है मित्रों, आज सुशासन दिवस के इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही शपथ ली, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जन धन अकाउंट लोगों के, गरीबों के खुलेंगे देश के अंदर। विपक्ष के लोग कमेंट्स कर रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री आते से ही क्या कर रहे हैं। अरे वो विजनरी व्यक्तित्व है, उन्होंने गुड गवर्नेंस अपने जब प्रदेश के वो मुख्यमंत्री तब उन्होंने दिया था। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री 15 साल सरकार में रह करके जिन्होंने काम किया था, उस गुड गवर्नेंस को देने का काम किया था। तो सुशासन को जमीन पर उतारने के लिए, अटल जी के सपने को व्यवहार में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन अकाउंट खुलेंगे। और मुझे गर्व है मित्रों, आज देश के अंदर करोड़ों लोगों के जन धन अकाउंट खोलने के बाद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि के 1600 करोड़ रुपए किसानों की और कई प्रकार की चीजें उनके खाते में गई। तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाली नहीं होगी, कोई कट ऑफ नहीं होगा। अगर हमने 1 रुपया केंद्र से, केंद्र की सरकार ने भेजा है या मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजा है, तो किसान के खाते में 1 रुपया ही जाएगा,
कोई बीच में किसी प्रकार का न कोई लेन देन होगा, न कोई अवरोध होगा। इसको सुशासन कहते हैं मित्रों। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। तो गरीबी हटाने के लिए नहीं, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना की बात करते हैं, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी। संबल योजना से लेकर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली उन गरीबों के हितों के कल्याण की योजनाओं को बंद करके उन्होंने तय कर दिया था कि जो जिंदगी भर गरीबों को केवल गरीबी हटाने का नारा देते रहे, वैसा ही मध्य प्रदेश में फिर चलेगा। लेकिन मित्रों, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश के अंदर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाओं को सबसे पहले लागू करके गरीबों के लिए खड़े होने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। चाहे संबल योजना हो, चाहे बेटी बचाओ से लेकर के बेटियों के लिए काम करने वाली योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे वो बुजुर्ग जो तीर्थ दर्शन योजना करने के लिए जब जाते थे, तो वो जब लौट करके आते थे तो कहते थे कि बाहर रे बेटा शिवराज, हमारे बेटे ने तो हमारी अंतिम इच्छा तीर्थों की करा के पूरी नहीं की, लेकिन ऐसा मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया जिसने चारों धाम की यात्रा करा करके हमारे जीवन को बदल दिया। ये वो नेतृत्व है। किसानों के हितों के बारे में, चाहे उनके प्रीमियम की योजना हो, जो कमलनाथ की सरकार जिस प्रीमियम को खा करके चली गई थी, कहते थे पैसा नहीं है। लेकिन मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही सत्ता संभाली, वैसे ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों का पैसा प्रीमियम के तौर पर जमा था, वो सरकार का पैसा नहीं था, वो किसानों का पैसा था। ये पैसा क्यों किसानों को नहीं मिलना चाहिए? मुझे गर्व है, सबसे पहले कोई काम करने का प्रयास किया था तो 4,000 रुपए, 4,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सबसे पहले एक किस्त किसानों की उस प्रीमियम को डालने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए, चाहे इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर मुझे गर्व है कि श्रद्धेय अटल जी को हम जब याद करते हैं तो हम सब लोगों को, देश के नागरिकों को, दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारा नेतृत्व आज पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित होकर के आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया का मान सम्मान दुनिया के अंदर भारत का बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के मन के अंदर, गरीबों के दिलों के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। तो इसलिए मित्रों, हम सबको हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आज आप सब लोगों को केवल एक अपील करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो गरीब हितों की सरकार है, किसान हितों के कल्याण की सरकार है, हर प्रकार के लोगों के लिए खड़े होकर 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, जिसके लिए देश, गरीब और गांव पहली प्राथमिकता पर आता है। हम सब लोग मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों को आशीर्वाद दे करके सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करके इस देश को आगे ले जाने का हम सब लोग लेकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं जी 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 क्योंकि 12 बजे वो आने वाले जिनको हम सब सुनने आए। बोलिए भारत माता की। नर्मदा मैया का पानी पीते ही नर्मदा तट है अपना पूरा का पूरा। इस तरफ बाबई पल्ले पार जैत, एक ही तो है अपन सा। इसलिए अध्यक्ष आए प्रदेश के, ऐसा गगन भेदी नारा लगे कि नर्मदा मैया का पानी क्या होता है ये पता चल जाए। उनने चंबल का पिया है। बोलिए नर्मदा मैया की।
भारत माता की, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, जनता जनार्दन की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारा नेतृत्व करने वाले खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे क्षेत्र में ये हमारे वो पधारे हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता होशंगाबाद के विधायक आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भाई विजयपाल सिंह जी, आदरणीय सरताज जी, माधवदास अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओम उपाध्याय जी, बहन मंजू जी, संजय सिंह जी, सत्यनारायण पारासर जी, इंदर सिंह मीना जी, स्नेहलता यादव जी, मधु तिवारी जी, महेश साहू जी, ललित पटेल जी, राघवेंद्र पटेल जी, विपिन यादव जी, मनीष चतुर्वेदी जी, विनय यादव जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, केवल बाबई में बैठे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 22,810 पंचायतों, 313 ब्लॉक और बाकी मंडियों में भी उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अटल जी का दिन है, जन्मदिन है। क्या नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत की प्रगति और विकास के गीत गाने वाले, भारत के माथे के मुकुट मणि, जनता के हृदय के हार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित नमन करता हूं। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं, ग्वालियर अटल जी की कर्मभूमि रही है। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी प्रदेश के थे। उनकी स्मृति में ग्वालियर में एक अटल जी का विशाल स्मारक, जो उनको व्यक्तित्व, उनके किए गए काम, उनके दर्शन और उनके पूरे कामों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। अटल जी विदिशा से भी सांसद रहे हैं। एक बार अटल जी 84 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद आभार प्रकट करने आए और उस समय भी उन्हें एक कविता की पंक्तियां कही थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज कह रहा हूं, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में हमारे सामने आएंगे। अब कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ विरोध ही करते हैं। और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के, वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। राहुल भैया खेती की बात कर रहे हैं आजकल। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गेहूं की बाल ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं है। वे दिल्ली की सड़कों पर बहन जी के साथ निकल रहे हैं। कृषि कानून का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध। अरे भैया जा तो बता दे, आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। लेकिन कोई भी बड़ा काम होता है तो विरोध होता है। लेकिन आज अटल जी के जन्मदिन पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के
8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा, और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। देखो भाई, सुशासन का मतलब है, सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें, सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी, अभी हमने जो मोबाइल ऐप बनाया, मैं किसानों से कहना चाहता हूं, आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे, अभी तक तो पटवारी जी की मेहरबानी, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो गए काम से। कई जगह ऐसी घटनाएं हो गई कि कबेलू फूटने का पैसा लेंटर वाले को मिल गया। जो मर्जी हो वो लिख दो। अब भैया ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काय का सर्वे। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर गिरदावरी, पता चला बोई धान लिखा सोयाबीन है, और बेच बेच के तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं? ये घपले फपले सब खत्म करना है तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काली मुंडी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है भैया, कितनी कोशिश करो मौका मिले तो गड़बड़ कर ही देता है। और इसलिए ये ऐप बना रहे हैं, और इसको किसानों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नामांतरण, अब नामांतरण में पता ही नहीं चला और कौन का नाम चढ़ गया, भटक रहा है नामांतरण के लिए। अब सुन लो रे भैया,
नामांतरण की सूचना एसएमएस द्वारा, जैसे ही आपने मान लो रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री दर्ज होने के साथ तहसीलदार को पता चल गया तो तत्काल नामांतरण करना होगा और नामांतरण की सूची जिसका नाम सूचना एसएमएस करके तहसीलदार को जिसका नामांतरण हुआ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा नामांतरण हो गया है। उन्हें पता चला रजिस्ट्री हो गई, बाप मर गए, उनके बेटा चले गए, नाती आ गए, तब तक भी नामांतरण हुआ ही नहीं, भटक रहे। अब यह नहीं होगा। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता तो तत्काल एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पे काम कर रहा हूं। अच्छी है कि नहीं व्यवस्था, बताओ भैया। अब डाइवर्सन, जमीन का चक्कर लगे लगा के मर जाओ, दक्षिणा के बिना काम ही नहीं चलता। अरे सही सही कर रहे हैं अपन तो। अब डाइवर्सन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे पोर्टल पे जाके आपकी डाइवर्सन का जो शुल्क है केवल वो आप जमा करवा दो। स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी अपने आप इस ऐप के माध्यम से। अब एक समस्या सीमांकन की, जमीन नपवानी या मेरी है कि तेरी है, 8 महीना हो ही नहीं सकता, बरसात और फसल खड़ी है। अब ये भी खत्म कर रहे हैं। कोर्स नेटवर्क की सहायता से सीमांकन के लिए मोबाइल एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। खेत में खड़े होकर वो तुरंत बता देगा ये सीमा है और सीमांकन हो गया। वो क्या लेके जरीब मरीब लेके घुसते थे, जरीब। अब जरीब युग समाप्त। केवल एक उपकरण रहेगा, वो तुरंत सीमांकन आधा घंटे में कर देगा। फसल खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में 90 कोर्स स्टेशन लगा दिए जाएंगे। अब राजस्व प्रकरण अगर दर्ज कराना तो 100 रुपया केवल शुल्क देना है। टलवाना वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा। नामांतरण और बंटवारे के लिए वर्षों तक मामले न्यायालय में लंबित रहते थे, पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। ऑनलाइन आप आवेदन करो और जो गैर विवादित नामांतरण है, बंटवारे हैं, वो तत्काल होके आपको सूचना आपके मोबाइल पे दी जाएगी। एक बात और है भैया, कलेक्टर सब सुन लें। पटवारी को पहले 20 पंजिया रखनी पड़ती थी, 7 रखनी है और अब उनको लैपटॉप भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर लें। जनता को हमें सुशासन देना है और अटल जी के सुशासन दिवस पर इसलिए ये घोषणाएं मैंने की है, ये व्यवस्था हम तेजी से बना रहे हैं। अब वैसे तो भैया जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये कोरोना कांग्रेस और कमलनाथ ने मार दिया रे भैया, पूरे प्रदेश का कबाड़ा कर दिया। अब आज कांग्रेस के लोग किसान की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ जी 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के क्यों खा गए थे रे? आते ही हमने वो 2200 करोड़ रुपया जमा किए और किसान के खाते में 3100 करोड़ रुपया 31 मार्च को ही मैंने डलवा दिए। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना था। और उसके बाद 2019 की रबी और खरीफ की फसल का प्रीमियम जमा करके कुल मिला के 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में फसल बीमा योजना का डाला। कमलनाथ कहां सो रहे थे? शर्म नहीं आती किसान की बात करते हुए? प्रीमियम तब का पैसा कहां गए? और इतने ही नहीं रहे मेरे बहन और भाइयों,
कर्जा माफी में ठग लिया, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, कर्ज का बोझ मुंडी पर रखा हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, 1.25 साल के वनवास के बाद मामा फिर आ गया, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा उतारेगा। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए, उनके लिए 800 करोड़ रुपए हमने दिए। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, फसल बीमा प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की निधि डालने वाले, मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के खाते में जाएगी। और मेरे अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बता रहे थे, ये कांग्रेस ने, कमलनाथ ने तो पूरी प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि थी उसकी सूची तक नहीं भेजी दिल्ली। क्या लगता था कमलनाथ तुम्हारा? अरे हींग लगे न फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा देने वाले दिल्ली से प्रधानमंत्री दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वो ही नहीं भेजी। हमने सूची बनाई, भेजी, और जब सूची बना रहे थे तो दिल में यह विचार आया कि मामा प्रधानमंत्री 6000 डाल रहे, तो चौथी बार बना 4000 तू भी डाल दे। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना की कड़की चल रही है, कमर टूटी है यार, देख जरा और आने दो, चिंता मत करना। कांग्रेस में तो खाते में पैसा आनी बंद हो गया था, बताओ कभी आया कि नहीं आया था क्या कभी? अरे जोर से बताओ, आया था क्या? अब फिर बैंकों के सामने लाइन लग रही है। राहत की राशि का 1600 करोड़ डाल दिया, और डालूंगा, चिंता मत करना। फसल बीमा योजना का पैसा अलग से मिलेगा। धान की खरीदी हो रही, गेहूं की भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी। कोरोना में करी थी कि नहीं करी थी बताओ? अरे जोर से बताओ, करी थी कि नहीं? अभी तक 82,422 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं। चिंता मत करना रे, गैगड्ड कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अपना राज है। और एक तो प्रधानमंत्री जी अपने एक के बाद एक सहूलियत सुविधा दे रहे हैं। 3 किसान कानून प्रधानमंत्री जी विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हम अपना अनाज मंडी में पूरता तो मंडी में बेचे, और मंडी से बाहर अगर अच्छे पैसा कोई दे जाता है गांव में ही, तो गांव में बेच दें, खेत पे बेच दें, खलिहान में बेच दें। बताओ कोई परेशानी है क्या? अरे मंडी चलेंगी, कोई नहीं रोक सकता। मंडी चलेंगी और अच्छी बनाएंगे। मंडी का शुल्क घटा के 98 कर दिया। मंडी चलेंगी, लेकिन जरूरत पड़े तो मंडी के बाहर भी बेचेंगे। घर से ले जाओ, खेत से ले जाओ, इसमें कोई नुकसान है क्या? अरे पीछे तक बताओ, कोई नुकसान है क्या? अब राहुल बाबा को समझ में तो आता नहीं, आंसू बहा रहे हैं कि किसानों का सत्यानाश हो गया, किसान लुट गए। अरे बारे राहुल गांधी, अरे मेरी मर्जी जहां बेचना चाहूं। अगर कोई फसल के पहले ही, फसल बोते समय मुझे रेट बता देता है कि सोयाबीन के 5000 रुपया कुंटल दूंगा, और मैं सौदा कर लेता हूं, तो बताओ कोई बुराई है क्या? अब रो रहे हैं कि गलत हो गया। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, एक व्यवस्था हम बनाने वाले। एक तो ये जितने किसान कानून हैं, इनका ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, ताकि ढंग से किसानों को समझा दिए जाएं। और दूसरी बात, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा फसल बोते समय, तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं। वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान को और कॉन्ट्रैक्टर को, और वो फॉर्मेट किसान के पास भी रहेगा और एसडीएम के पास भी जमा रहेगा, ताकि कोई बेईमानी ना कर पाए, कोई बेईमानी ना कर पाए। और वो फॉर्मेट भी आपको देंगे, और कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये तीनों किसान कानून किसान के हित में प्रधानमंत्री जी ने बनाए, लेकिन आज उन्हीं को लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान विरोधी। अरे ऐसा प्रधानमंत्री जिसका परिवार 130 करोड़ जनता है,
बाकी ना आगे कोई ना पीछे कोई, कौन के लिए कोई क्या करेगा बताओ? कोई स्वार्थ है क्या प्रधानमंत्री का? नरेंद्र मोदी जी की पूरी जिंदगी जनता जनार्दन के लिए, मेरे बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के लिए एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। और वैसा भारत बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस, वामपंथी, पता नहीं कहां कहां की पार्टियां आ गई जो उनका विरोध कर रही है। लेकिन हम यहां बैठे हैं आज बाबई में और पूरे मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपके साथ है। हम किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, हम सब किसान कानूनों का समर्थन करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलो, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून लागू करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी जब आएंगे तो पूरे उत्साह के साथ तालियां बजा के हम उनका अभिनंदन करेंगे और उनको आश्वस्त करेंगे कि आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के किसान चाहते हैं कि किसान कानून लागू हो। पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश आपके पीछे खड़ा है। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि जितनी भ्रांतियां हैं वो हम सब दूर करेंगे, दूर करने का पूरा काम कर रहे हैं और इसलिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और आगे जाके भी हम पूरे मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण वर्ग लगाएंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं, सुशासन दिवस से आम जनता को सारी राहत प्रदान की जाए। 100% மூலம் லாபமாகவும் 40,000 ரூபாய் வருமானம் வச்சு போன வருஷம் இந்த வருஷம் சொட்டுநீர் தோட்டக்கலை மூலமா வழங்குறதுனால எனக்கு 1,40,000 ரூபாய் வருமானம் வந்திருக்குது. இதுல வந்து 40,000 போக மீது 1 லட்சம் மீதம் இருக்குது. साहब जी बताइए। अच्छा साहब जी, मुझे पहले जो बहुत पानी के यहाँ का कमती वजह से 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे 1 ही एकड़ का जो जमीन का पानी का जो पूरा होता था। अभी जो ये ड्रिप इरिगेशन करके, ये जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो हॉर्टिकल्चर का जो अधिकारी लोग मुझे सलाह देने की वजह से, सलाह के साथ साथ इन्होंने 1,33,000 की जो है इन्होंने जो 100% जो मान्यता दिया है, मान्यता सब्सिडी दिया है। सब्सिडी देने के बाद और उन्होंने साथ साथ मुझे ड्रिप का लगा कर भी दिया था। अभी लगाने की वजह से मुझे पहले 1 एकड़ का जो है वो पानी मिलता था, पूरा होता था। आजकल 3 एकड़ का जमीन को मेरा पानी पूरा हो जाता है। उसका वजह से मुझे पिछले जो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन का पहले मैं 40,000 ही कमाता था 1 एकड़ के जमीन की वजह से। अभी जो है 3 एकड़ के जमीन होने की वजह से मुझे 1,40,000 का जो है वो धन मिलता है। अभी उसमें मुझे पहले ड्रिप इरिगेशन के पहले मुझे 40,000 मिलता था, अभी जो 1 लाख मुझे फालतू लाभ मिलता है। इसमें मैं बहुत खुश हूँ। सुब्रमण्य जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आपने कमाई तो की, लेकिन आपने मानव जात की सेवा की है, क्योंकि आपने पानी बचाया है। और सरकार की ये जो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन की योजना है, जो पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसका आपने फायदा उठाया और इस फायदे के कारण आपका 1 लाख रुपया आय भी बढ़ी, पानी भी बचा, आय भी बढ़ी और आपकी जमीन का उपयोग भी हुआ। और इसलिए ये आपने ये लंबी सोच के साथ ये विचार किया, इसके लिए आप बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतने जागरूक किसान हैं और किसानों को भी समझाइए कि पानी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर पानी को बूंद बूंद डालें तो भी अच्छी फसल होती है, लेकिन किसान के मन में क्या है, जब तक पूरा खेत पानी से भरा हुआ देखता नहीं तब तक उसको लगता है कि कुछ रह गया। हकीकत में तो पानी उसके मूल में जाना चाहिए और बूंद बूंद से जा सकता है। अगर ये काम आप कर लिए, बहुत बढ़िया किए हैं। और यहाँ तो मेरे सामने जय जवान भी है, जय किसान भी है। चलिए, वणक्कम आपको। धन्यवाद सुब्रमण्य जी।
अब मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्री राम गुलाब को आमंत्रित करूंगा, जो कि पीएम किसान योजना के साथ साथ फार्मिंग एग्रीमेंट भी करते हैं। श्री राम गुलाब जी। राम गुलाब जी नमस्ते। प्रणाम सर, आपके चरणों में। हमारा नाम राम गुलाब है। मैं बनग्राम बीट मरगदवा राजा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटा किसान हूं। मेरे पास महोदय 1.5 एकड़ जमीन है। इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूं। मेरे परिवार में महोदय मेरे माता पिता एवं 3 बच्चे एवं उनकी बहुएं भी आ चुकी हैं। कुल 10 परिवार से हम रहते हैं एक साथ। महोदय, इतनी छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा और इतना बड़ा परिवार, आपने कैसा व्यवस्था क्या नहीं बनाई है? सर, हम एक किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम महोदय शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। और वो खेती जो है सबके साथ मिला करके एफपीओ के द्वारा हम सर करते हैं। वह शकरकंद की खेती नए प्रजाति में इस समय कर रहे हैं। अच्छा, आपके 100 के 100 किसान जो है, जिनका आपने समूह बना दिया है, एफपीओ बनाया है, सबके सब शकरकंद की खेती करते हैं? नहीं सर, अभी इन साल नया फसल ये आई है और हम पहले सर धान, गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे। इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। जिला महाराजगंज सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें कृषि विभाग एवं नाबार्ड और महोदय एक एनजीओ महाराजगंज के मुख्य धार हैं विनोद कुमार तिवारी सर, इनके माध्यम से हम। तो ये आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं, उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर, उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटानिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटानिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर, हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है। हम पहले 10 से 15 रुपए किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल के उत्पाद का ही एग्रीमेंट होगा। झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं कि महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और इसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। महाराज जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहें ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। श्री राम गुलाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करते हैं। देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन, इस कार्यक्रम में देश में अलग अलग स्थानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण,
राज्य सरकारों के मंत्रीगण, आदरणीय सभी मुख्यमंत्रीगण, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि और सब गांवों में जाकर के किसानों के बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको और मेरे किसान भाइयों बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। किसानों के जीवन में खुशी, ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का प्रसार करे। साथियों, आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी, हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। साथियों, अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय रोग मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है।
अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिट्ठी लिखी भी है, उसको भी वो मान्यता नहीं देते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाखों किसानों ने लाभ लेने के लिए, योजना के लिए अर्जी की, ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन वहां की राज्य सरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर हाल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए,
सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती आए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। इन दलों को आपने सुना होगा, मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण कर रहे हैं। लेकिन ये दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है? सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो, और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। कोई भी जब राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है। लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। साथियों, ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे। इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था। पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद वो किसान हुआ
जिसके पास न तो ज्यादा जमीन थी न ज्यादा संसाधन। इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पास तो बैंक खाता तक नहीं था। पहले के समय में जो फसल बीमा योजना थी उसका लाभ भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामो निशान नहीं था। कोई इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो अलग बात है। इस छोटे किसान को खेत सिंचने के लिए न पानी मिलता था न बिजली मिलती थी। वो हमारा बेचारा गरीब किसान अपना खून पसीना लगाकर वो खेतों में जो पैदा भी करता था उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी। इस छोटे किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं था। और आज मैं देशवासियों को फिर याद दिलाना चाहता हूं, देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है। जिनके साथ यह अन्याय किया गया है ना, ये संख्या 80% से ज्यादा किसान इस देश में हैं, करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे। उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, अभी जब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2,500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87 यानी करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय एक फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। हम दशकों पुरानी सिंचाई योजनाओं पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से, जो पहले 1 एकड़ का काम होता था 3 एकड़ का हुआ और पहले से ज्यादा 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया।
माइक्रो इरिगेशन। साथियों, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महाराजगंज के राम गुलाब जी से सुन रहे थे, 300 के करीब किसानों को इकट्ठा किया है उन्होंने और पहले की तुलना में 1.5 गुना भाव से माल बेचना शुरू हुआ है। एफपीओ बनाया उन्होंने। गांव के पास ही भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सुविधा कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क विकसित करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथ ही किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प भी हो। हमारी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन सभी को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि देश के बैंकों का पैसा देश के किसानों के काम आए। 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आए और शुरुआत थी हमारी, 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था धन के लिए, वही इससे अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए यानी 2 गुना किया गया है ताकि किसान को कर्ज मिल सके। बीते कुछ महीनों से करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है और अभियान तेजी से चल रहा है। हम मछली पालकों, पशुपालकों, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। ये लाभ उनको भी अब दिया जा रहा है। साथियों, हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया। खेती की दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लिए देश में आधुनिक कृषि संस्थान हो। बीते वर्षों में देश में अनेक नए कृषि संस्थान बने हैं। कृषि की पढ़ाई की सीटें बढ़ी हैं और साथियों, खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही
हमने एक और बड़े लक्ष्य पर काम किया। ये लक्ष्य है गांव में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो। साथियों, आज जो किसानों के लिए इतने आंसू बहा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ा दुख दिखा रहे हैं, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों का दुख, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या किया, ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है। आज सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुंची है, खेत के मेड़ तक पहुंची है। आज देश के छोटे और सीमांत किसान को अपना पक्का घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, साफ पानी का नल मिल रहा है। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन, ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हर साल आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ने आज मेरे छोटे किसान के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम की है। 90 पैसे प्रतिदिन, यानी एक चाय से भी कम कीमत, 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर बीमा, ये मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकत है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन, ये सुरक्षा कवच भी आज किसान के पास है। साथियों, आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अखबारों में चमकते रहे हैं, हम जानते हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है। अब गांव में किसानों को उनके मकान का, जमीन का नक्शा और कानूनी दस्तावेज दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की मदद से स्वामित्व योजना के बाद अब गांव के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है। साथियों, बदलते समय के साथ अपनी अप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। आज हर किसान को ये पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर
अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। साथियों, आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। इतना ही नहीं, जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भाले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच करके आया। और जब एमएसपी में भी खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके का माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बात, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। उदाहरण के तौर पर एग्रीमेंट फार्मिंग की बात ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी है। वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश किसान मंडी नहीं भी जा पाता था, तो वो क्या करता था? वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था। ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा न उठा पाए, उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। खरीदार समय से आपका भुगतान करने के लिए अब कानूनन बाध्य है। उसे रसीद भी काटनी होगी और 3 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा। नहीं तो ये कानून किसान को शक्ति देता है, ताकत देता है। वो अधिकारियों के पास जाकर
कानूनी तंत्र का सहारा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, हो रही है। खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसे रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। अब आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस किसान को है कि नहीं है? किसान को फायदा होने वाली गारंटी इसमें है कि नहीं है? एक और सवाल लोगों ने उछाल करके रखा हुआ, आपके मन में भी आता होगा। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे आया है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। पहले क्या होता था, याद है ना? सारा रिस्क किसान का होता था और रिटर्न किसी और का होता था। अब नए कृषि कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है। अब सारा रिस्क एग्रीमेंट करने वाले व्यक्ति या कंपनी का होगा और रिटर्न किसान का होगा। साथियों, देश के कई भागों में एग्रीमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है, उसे कसौटी पर कसा गया है। क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश कौन सा है? ये देश कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है। हमारे पशुपालक, हमारे किसान की मेहनत है। आज डेयरी सेक्टर में बहुत सी सहकारी और निजी कंपनियां किसानों से, दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीदती है और उसे बाजार में बेचती है। ये मॉडल कितने वर्षों से चला रहा है। क्या आपने कभी सुना कि किसी एक कंपनी या सहकारी संस्था ने
बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना एकाधिकार कर लिया। क्या आप उन किसानों और उन दुग्ध उत्पादकों की सफलता से परिचित नहीं है जिन्हें डेयरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है? एक और सेक्टर है, यहां पर हमारा देश बहुत आगे है, वो है पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। आज भारत में सबसे ज्यादा अंडों का उत्पादन होता है। पूरे पोल्ट्री सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ स्थानीय खरीदार भी इस व्यवसाय में जुटे हैं। इस सेक्टर से जुड़े लोग अपना प्रोडक्ट किसी को भी कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो अंडे बेच सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का अवसर मिले जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। हमारे किसानों की सेवा में जब बहुत सी कंपनियां व्यवसाय के कई तरह के प्रतिस्पर्धी रहेंगे तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा दाम भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बेहतर पहुंच भी संभव होगी। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपज को विविधता दे सकेंगे, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई भी अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी तो उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया तो हमने आय बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया। अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कृषि बाजारों में भी खुद को उतनी ही प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करे। साथियों, कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको बार बार नम्रतापूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से, किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। आपने देखा होगा जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। देश में आधुनिक हाईवे बने, निर्माण हो, जो पिछली सब सरकारों ने किया था। ये लोग भी उस सरकारों में समर्थन करते थे, भागीदार थे। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो।
किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? जो नीतियां पहले के समय से चली आ रही है, अब ये किसान आंदोलन की आड़ में उनका भी विरोध कर रहे हैं, टोल नाकों का विरोध कर रहे हैं। साथियों, ऐसी परिस्थिति में भी देश भर के किसानों ने कृषि सुधारों का भरपूर समर्थन किया, भरपूर स्वागत किया है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले दिनों अनेक राज्य, और ये बात समझनी होगी, अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, ऐसे कई जगह पे पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, होहल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। साथियों, तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है, लेकिन बात तो हो। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। वो राजनीतिक नेता जो किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं, जिनकी लोकतंत्र में रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास ही नहीं करते डेमोक्रेसी में। दुनिया के कई देशों में उनका परिचय है लोगों को। ऐसे लोगों के जो भी उन्होंने कहा है पिछले दिन, जिस प्रकार के अनलगढ़ आरोप लगाए हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं व्यक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता। ये सब करने के बावजूद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, उसको पेट में उतार करके, मन ठंडा रख करके, उन सबको सहन करते हुए मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे।
और फिर एक बार देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बार फिर से करोड़ों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपसे लगातार प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार फिर हम खड़े होके प्रधानमंत्री जी ने जो किसान कानून लागू किए हैं उनका समर्थन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, किसान कानून जारी रखो। भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहनों और भाइयों, अभी अनेकों योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। उसमें मेरी स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनें यहां बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, हर महीना तुम्हारे खाते में 150 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में डाले जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सहायता समूह मजबूत हो सके। आरबीसी 6-4 की जो कमलनाथ खा गए थे, पिछले साल दिया नहीं था, इस बार हम उसके पैसे भी किसानों के खाते में पहली किस्त डाल चुका हूं मैं, वो पैसे भी जा रहे हैं। उसकी भी राशि हम अभी किसानों को प्रतीकात्मक रूप से देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें दूध उत्पादक किसान भी है, उनके क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। उन क्रेडिट कार्डों का भी वितरण होगा। अनेकों किसान के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहां दिया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। लाभ दिलवाना शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारा काम बेहद आसान कर दिया। मित्रों, होशंगाबाद जिले के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा चेक के माध्यम से राशि दी जा रही है। सर्वप्रथम दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मां नर्मदा स्व सहायता समूह को, वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 4 लाख रुपए की राशि का चेक ग्रहण करें। महालक्ष्मी स्व सहायता समूह सावलखेड़ा, ग्राम सावलखेड़ा से आमंत्रित करना चाहूंगी महालक्ष्मी स्व सहायता समूह को, वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2,40,000 रुपए का चेक ग्रहण करें। जमुनिया स्व सहायता समूह उर्दौन से आमंत्रित करना चाहूंगी बहनों को, वो आए और 3 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। महिला शक्ति संकुल स्तरीय संगठन होशंगाबाद से आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनको रूरल मार्ट के तहत 3,45,000 की राशि का चेक प्रदान किया जा रहा है। उजाला संकुल स्तरीय संगठन बाबई से आमंत्रित करना चाहूंगी बहनों को, जिन्हें 7.5 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। राजस्व विभाग के तहत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री देवी सिंह, आत्मीय श्री रामेश्वर सिंह जी को, जिन्हें वो बाबई के ही हैं, जिन्हें 38,600 रुपए का चेक जो 33% राशि हैरण हो रहा है, उनमें है श्रीमती रेखा मीणा पत्नी हरेंद्र मीणा, जिन्हें 1,17,00,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती गंगाबाई पत्नी मूलचंद यादव को, ये ग्राम कुलामाड़ी से हैं और इन्हें भी 50,000 रुपए की राशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। कृषि विभाग से हमारे साथ हैं श्री नरेश कुमार जी गौर, सुमेश कुमार जी गौर, शुकरपाड़ा बाबई से, जिन्हें 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। और कृषि विभाग के तहत ही श्री सोहनलाल चौरे हमारे साथ हैं पाचरा कला से, जिन्हें 44,800 रुपए की राशि का अनुदान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये सभी हितग्राहियों को प्रतीकात्मक स्वरूप राशि प्रदान की जा रही है। ये सूची काफ़ी लंबी थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे मंचासीन सम्मानित अतिथि सभी व्यस्त हैं और वक्त की बेहद कमी है। कार्यक्रम
के अंत में मैं आभार के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विधायक विजय पाल जी को, वो आए और सम्मानीय अतिथियों का आभार माने। आज प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रदेश के जननायक माखन नगर की धरती पर किसानों को करोड़ों की राहत पहुंचाने के लिए पधारे हैं। मैं अपने हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार मानता हूं और जनता से अनुरोध करता हूं कि ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें कि जो निरंतर हमारे बीच में आते रहे और हम सबको आशीर्वाद देते रहे। ऐसे सम्मानीय प्रदेश के मुखिया मेरे बड़े भाई सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हम सब के मार्गदर्शक सम्मानीय बीडी शर्मा जी, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उनके लिए भी ताली बजाकर अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर सीताचंद जी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानीय माधव जी अग्रवाल जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, उन सब का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, उनका आभार मानता हूं और बहुत बड़ी संख्या में संपूर्ण विधानसभा से आप सब कोने कोने से पधारे हैं। मैं आप सब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिला प्रशासन का भी मैं आभार मानता हूं, संपूर्ण पत्रकार बंधुओं का भी आभार मानता हूं और उपस्थित सभी विभाग के अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के अंत में आप सभी का धन्यवाद, लेकिन आप सभी अपने मास्क लगाए रखें और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।